ओके तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूबिलिटी से। ये तुम्हारे चैप्टर एकदम स्टार्टिंग में कंसेप्ट था, इसको मैंने स्किप कर दिया था। अभी लास्ट में सोल्यूबिलिटी पढ़ लेते, देखते हैं क्या है, क्योंकि बहुत ईजी था इसके लिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। सोल्यूबिलिटी नाम से समझ में आ रहा है ना, सोल्यूबिलिटी मतलब सोल्यूबल से कुछ ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ रिलेटेड। देखो तो सोल्यूबिलिटी एक्चुअल में है क्या, कोई भी सब्सटेंस का अगर मुझे सोल्यूबिलिटी चेक करने का है, सब्सटेंस का ही रहता है सोल्यूबिलिटी ना, बराबर। सॉल्ट को डाल दिया वाटर में तो वो कितना सोल्यूबल है वो किससे मालूम पड़ेगा, वो उसके सोल्यूबिलिटी से मालूम पड़ेगा। तो सोल्यूबिलिटी एक्चुअल में क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हो उसको बोलते हैं उसका सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्ट सोल्यूट रहता है ना, सोल्यूट, एक स्पून में सॉल्ट लिया वो सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट ना, उसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया तो सोल्यूबिलिटी, बराबर। थोड़ा सॉल्ट डाला है ना तो सोल्यूबिलिटी, समझ में आ रहा है। मैक्स टू मैक्स तुम लोग जितना डाल सकते हैं वो उसका सोल्यूबिलिटी देगा, ज्यादा से ज्यादा, बराबर। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी इजिली डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कंडीशन है, कभी ऐसा नहीं। देखो जो डिसॉल्व करने का प्रोसेस है उसको मैं फास्ट भी कर सकता है, बराबर, उसको फास्ट भी कर सकते हैं, उसको स्लो भी कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा वाटर लूँ जो गर्म है और उसमें सॉल्ट डिसॉल्व करने का ट्राई करूँ, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, बराबर। अगर मैं वो वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहा है और वो वाटर को ऐसे जगह पे रखा है जहां पे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो वो भी उधर भी इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, समझा। प्रेशर का इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी से। एग्जांपल बता रहा है, समझो क्लोज कंटेनर के अंदर जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है वहां पे डिसॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, होता है ना, होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है, प्रेशर ज्यादा करके भी डिसॉल्व करने का रहता है। तो दो कंडीशन है, वो दो कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा तो जाके सोल्यूबिलिटी चेक करो। दो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। सेकंड प्रेशर भी कांस्टेंट, वो टाइम पे चेक करें, बराबर। तो बहुत इजी है, सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, समझा। स्पेसिफिक कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बराबर। तो वही लिखा हुआ देखो, एट, ये सिंपल जो मैंने बताया वही डिफाइन है ऊपर, समझा क्या है सोल्यूबिलिटी, सिंपल। अब सोल्यूबिलिटी जो है ना, ये एक्चुअल में एक, अगर मुझे इसको किसी से इक्वेट करना है तो मैं बोल सकता है सोल्यूबिलिटी एक्चुअल में तुम्हारा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, बराबर। तो सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी इज एक्चुअल द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड, किस में उसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, दो टाइप का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारा, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मालूम है ना, मोलारिटी, मोलालिटी पढ़ा है ना, ये सब नॉर्मेलिटी, पीपीएम, ये सब नीट जेडीएल में पढ़ेंगे। मोलारिटी मालूम है, यूनिट बताओ, मोल पर डीएम क्यूब ना, हाँ। तो कॉन्सेंट्रेट, देखो मैं मोलारिटी क्यों ले रहा हूं, इसका रीजन, सॉल्ट स्टेट बताओ, सॉलिड, बराबर, सॉल्यूट ना, पानी में डाल दिया, नमक को पानी में डाल दिया, वाटर लिक्विड। तो मोलालिटी जरा एज्यूम करो, मोलालिटी का डिफाइन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, मोलालिटी बोल रहा है मैं, केजी मतलब मास रहेगा ना, पानी को केजी में मेजर करते हैं क्या, इसके लिए मैं मोलारिटी यूज कर रहा है, समझा। कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत सारा है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लेकिन यूज क्या करेगा, लेकिन इधर लिखा नहीं है, आगे मैं बताएगा कि जो भी यहाँ पे ये जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन का बात हो रहा है दैट इज मोलारिटी, या मोलालिटी नहीं रहेगा, समझा। तो पहला पॉइंट तुमको समझा है क्या है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ, बोलो, सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इजिली डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिंपल। एक और चीज बताया मैंने, सोल्यूबिलिटी को अगर मुझे किसी से रिलेट करना है तो सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी सब्सटेंस का सोल्यूबिलिटी क्या रहेगा, उसका मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया NaCl, अगर मुझे NaCl का सोल्यूबिलिटी निकालने का तो मैं क्या करेगा, मैं NaCl को वाटर, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में ज्यादा से ज्यादा डाल के देखिएगा कितना सोल्यूबल है, बराबर ना। तो जब वो डेंस हो जाएगा, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, वही उसका सोल्यूबिलिटी, समझा। तो कोई भी चीज का सोल्यूबिलिटी क्या होता है, इज इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, समझा पॉइंट क्या बताया। कोई भी चीज का, सिर्फ सॉल्ट का नहीं, किसी भी चीज का अगर तुमको सोल्यूबिलिटी चेक करना है तो क्या चेक करेंगे, उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन वही उसका सोल्यूबिलिटी, समझा। आगे न्यूमेरिकल में आएगा। सोल्यूबिलिटी का मतलब पहले बता दिया, क्या है बताओ, सोल्यूबिलिटी का एक और मतलब यहाँ पे क्या बताया मैंने तुमको, मैक्सिमम और कॉन्सेंट्रेशन में क्या यूज कर रहे हो तुम लोग, मोलारिटी। यहाँ पहले क्लियर कर लो, रीजन हर एक चीज के पीछे, समझा पॉइंट क्या बोला है। हाँ एक बात और, अगर मोलारिटी तुम्हारे लिए मैक्सिमम, तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन को मोलारिटी ले रहे हैं तो बताओ मोलारिटी का यूनिट क्या रहता है, मोल पर डीएम क्यूब को लीटर भी बोलते हैं ना, तो तुम्हारा सोल्यूबिलिटी का यूनिट भी क्या रहेगा, मोल पर लीटर।
क्यों बोलो? क्योंकि सोल्यूबिलिटी ही तो कॉन्सेंट्रेशन, क्या लिखा है यहाँ पे, सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी ही कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट अगर मोल पर लीटर है तो सोल्यूबिलिटी का यूनिट भी मोल पर लीटर रहेगा। समझा है? कुछ चीज पहले से क्लियर करके चलो, एकदम सिंपल है। पहले क्या देखा हमने, कोई भी चीज का सोल्यूबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट, उसका मैक्सिमम अमाउंट जिसको हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। कब डिसॉल्व करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर भी कांस्टेंट। और सेकंड चीज क्या बताया, सोल्यूबिलिटी किससे मैच होता है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन से, बराबर। तो सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या रहेगा, मोल पर लीटर या फिर मोल पर डीएम क्यूब, तुम्हारी मर्जी। समझा सोल्यूबिलिटी क्या है। चलो अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। एक्चुअली में सब क्वेश्चन नंबर, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, जो पहले हमारा जो था ना वहाँ पे खत्म किया था, उसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर तुमको डालना है यहाँ पे। नया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन, फैक्टर्स इफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब मैं कोई चीज को किसी में डिसॉल्व कर रहा है, जब हम लोग नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं, बराबर, तो कौन सा फैक्टर है जो उसको इफेक्ट कर सकता है, तो वो फैक्टर यहाँ पे देखते हैं। 3 फैक्टर मेरे पास है वैसे। फर्स्ट फैक्टर पढ़ो, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक और फैक्टर मेरे पास, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तीनों को एकदम डिटेल में देखते हैं, और ज्यादा कुछ इतना हार्ड वगैरह कंसेप्ट नहीं है, इजी चैप्टर है, इजी कंसेप्ट है। देखो तो सबसे पहले पढ़ो हम लोग क्या फैक्टर देखने वाले, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये फैक्टर सोल्यूबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है वो देखते हैं, बराबर। देखो ये वैसे बहुत इजी है, पहले सुनो, सिंपल सा कंसेप्ट है। किसको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, बराबर। सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व होगा वही उसका सोल्यूबिलिटी ना, मैक्स टू मैक्स कितना डिसॉल्व हो जाएगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं ट्राई करूं नमक को पेट्रोल में डिसॉल्व करने का, होएगा क्या, नहीं होएगा ना। पेट्रोल ऑर्गेनिक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट ना, पेट्रोल और नमक NaCl पोलर है, पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होएगा क्या, नहीं होएगा ना। लेकिन वही मैं शुगर लूँ और उसको पानी में डिसॉल्व करने का ट्राई करूँ, शक्कर, बराबर, उसको हम लोग पानी में डिसॉल्व करेंगे तो होएगा ना, क्योंकि शुगर क्या है, पोलर, वो पोलर है। एक्चुअली वो पोलर नहीं बोल सकते, वो लॉजिक क्या है, शुगर पानी में डिसॉल्व इसलिए होता है क्योंकि वो शुगर जो है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तभी जाके। हर एक चीज का स्पेशलिटी है, क्यों, देखो पानी में वही चीज डिसॉल्व हो सकता है जो 2 प्रॉपर्टी करे, एक तो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया तो डिसॉल्व हो गया, दूसरा पोलर रहेगा तो भी डिसॉल्व हो गया। NaCl नमक पानी में डिसॉल्व कैसे होता है, क्योंकि वो पोलर है, सिंपल लॉजिक है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, केमिस्ट्री का रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सेम चीज सेम में ही डिसॉल्व होएगा, पोलर चीज पोलर में ही डिसॉल्व होएगा, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में, सिंपल ना। समझा कैसा है, कोलेस्ट्रॉल और क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर, कोलेस्ट्रॉल नॉन पोलर है, नॉन पोलर। अगर मैं ट्राई करूँ इसको पानी में डिसॉल्व करने का, होएगा क्या डिसॉल्व, ये किस में डिसॉल्व हो सकता है, नॉन पोलर। एग्जांपल बेंजीन, कोलेस्ट्रॉल किस में डिसॉल्व हो सकता है, बेंजीन में, नमक पानी में, वाटर में ना, NaCl इन वाटर। समझा, तो बोलने का मतलब है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये एक चीज याद रखो, 2 ही पॉइंट बताऊंगा, एक है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दूसरा है कि सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा ना, वो भी डिसॉल्व कर लेते हैं एक दूसरे में। अगर सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा वो भी एक दूसरे में क्या हो जाता है, डिसॉल्व। चलो पढ़ते हैं पॉइंट क्या, देखो बोलने का मतलब समझा है क्या, सेम चीज सेम मतलब सिमिलर चीज डिसॉल्व होता है। पढ़ते हैं पॉइंट, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट क्या, देखो जनरली द सब्सटेंस विथ मोर सिमिलर कैरेक्टर होना चाहिए ना, जनरली द सब्सटेंस विथ मोर सिमिलर कैरेक्टर्स आर मोर रेडिली सोल्यूबल, बहुत इजीली सोल्यूबल हो जाता है, सिमिलर कैरेक्टर रहेगा तो इजीली सोल्यूबल इन ईच अदर, एक दूसरे में सोल्यूबल है, बराबर, देन दोस विद द एंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर। पॉइंट बहुत इजी है, इंग्लिश सिंपल सा लॉजिक है, नहीं समझ में आ रहा तुमको पॉइंट, समझा है ना। जिसके पास सिमिलर कैरेक्टर है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, बराबर ना, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएगा। जिसके पास सिमिलर कैरेक्टर नहीं है वो नहीं डिसॉल्व हो सकता है, सिंपल लॉजिक है। तुमको एक और चीज बताया था ना, इसी का मतलब है ना, इसी का तो मतलब है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसके आगे तुमको चाहिए तो लिख देना है, सर टेक्स्ट बुक में दिया है, मैंने लिखा नहीं, बता दिया, लेकिन तुमको क्या रहेगा बताओ, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एग्जांपल NaCl इन वाटर, शुगर इन वाटर। NaCl वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है, क्योंकि वो उससे क्या बना सकता है, मतलब NaCl पोलर है, वाटर भी पोलर डिसॉल्व, बराबर। शुगर वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है, बिकॉज वो क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर ना, इसके लिए डिसॉल्व हो जाता है। एक और बता दूं, कोलेस्ट्रॉल इन बेंजीन, वो भी लाइक डिसॉल्व्स लाइक का एग्जांपल है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो, द सब्सटेंस विद द सिमिलर, बताया था ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में तो बताया मैंने तुमको, मैंने 2 चीज बताया, लाइक डिसॉल्व्स लाइक और इंटरमॉलिक्यूलर, सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा तो भी डिसॉल्व, मालूम है ना। पढ़ो पॉइंट, द सब्सटेंस हैविंग सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर लाइकली टू बी सोल्यूबल इन ईच अदर, बराबर। जनरली पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर, ये हमको मालूम है, नॉन पोलर में जाएगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सिंपल समझा क्या है। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट समझा क्या,
सोल्यूट का नेचर अगर सॉल्वेंट के नेचर से मैच हुआ तो डिजॉल्व, मैच नहीं हुआ तो डिजॉल्व नहीं होएगा। सिंपल लॉजिक, समझा। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अरे इजी इजी है, एकदम थियोरेटिकल टॉपिक है। पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ। देखो पढ़ने से पहले रियल लाइफ में आओ, केमिस्ट्री रियल लाइफ से पूरा मैच होता है, ये भी रियल लाइफ से मैच होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, हमको वही कौन सा इंसान अच्छा लगता है जो हमारे जैसा थिंकिंग रखता है ना, वही हो गया ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, सिंपल ना, वैसा है। आगे नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी देखो कैसा लॉजिक क्या है इसमें। क्या देख रहे हैं हम लोग, सोल्यूबिलिटी ना, सोल्यूबिलिटी का इफेक्ट देख रहे हो। कौन सा इफेक्ट पढ़ने जा रहा है अभी, टेम्परेचर। ये सिंपल है, तुम लोग ही मेरे को आंसर बताएंगे, इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल। देखो एक बात को समझो, अगर समझो मैं KCl क्या नाम, पोटेशियम क्लोराइड, इसको वाटर में ऐड करता है, जो रियल लाइफ में होता है बता रहा हूँ। पोटेशियम क्लोराइड को जैसे ही वाटर में ऐड करते हैं ना, वो जो कंटेनर होता है ना जिसमें पोटेशियम क्लोराइड को ऐड किया वो गर्म हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड KCl को वाटर में ऐड किया, वाटर के हवा में रहेगा क्या, वाटर किसी में रखा रहेगा ना, बॉटल में रखा रहेगा, तो बॉटल में पानी है, पानी में क्या डाल दिया, KCl, स्टिर कर दिया, बॉटल बंद कर दिया, बराबर बंद कर दिया, शेक किया थोड़ा ऐसा, तो जो बॉटल है वो गर्म हो जाता है। रीज़न क्या है, गर्म हो गया मतलब क्या हुआ बताओ, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा वो बॉटल गर्म हो गया। कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। कैसे मैं बताता हूँ, देखो बॉटल का पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, जो टेम्परेचर पानी का रहेगा वैसा ही कुछ टेम्परेचर, बराबर। उसमें क्या ऐड किया मैंने, KCl जैसे ऐड किया, शेक किया, बराबर। ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब मालूम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ना, नेचर से बॉटल ने हीट ले लिया। जब नेचर से बॉटल हीट लेगा तो बॉटल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो बॉटल तुमको गर्मी लगेगा ना। समझा कौन सा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक। समझा है। अब मैं कोई क्वेश्चन का आंसर दो, ये बताओ, ये समझा कि जो मैंने बताया, बॉटल है, बॉटल में पानी है, पानी में क्या डाल दिया, KCl, ढक्कन बंद, शेक किया, बॉटल गर्म हुआ। रीजन क्या था, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए तुम्हारा बॉटल गर्म हो गया। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, KCl को डिजोल्व किया ना हमने वाटर में, डिजोल्व हुआ भी रहेगा। अगर मैं वाटर है मेरे पास, बराबर, पहले नॉर्मल वाटर था, अब मैं गर्म पानी ले रहा है, हॉट वाटर, बराबर, वही सेम वही बॉटल है, पानी, लेकिन अब कैसा है, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म पानी है, बराबर। उसमें KCl डाल दिए, ढक्कन बंद किया, शेक किया, टेम्परेचर अभी भी बढ़ा, क्योंकि अभी भी कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। एक क्वेश्चन का आंसर दो, पहले वाले केस में जब टेम्परेचर बढ़ा था, सेकेंड वाले केस में जब टेम्परेचर बढ़ा, दोनों में से जो KCl था वो ज़्यादा अच्छे से सोल्यूबल कौन से वाले केस में रहेगा, फर्स्ट वाले कि सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले केस में क्या, फर्स्ट वाले में, गर्म वाले में, बोलो, अरे बोलो, गर्म वाले केस में ना, सेकंड वाले केस में जिसमें मैंने हॉट वाटर यूज किया, राइट आंसर है। रीजन मालूम है क्या है, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं अभी। कैसे बोलो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है, गर्म हो गया, नेचर से हीट लेके गर्म होता है, मैं खुद पहले से इसको गर्म रख दिया, तो इजी हो जाएगा ना प्रोसेस। समझा क्या, बोलो, मैं जो बोल रहा है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरा कंसेप्ट पहले समझो, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। समझा क्या हुआ, KCl जब वाटर में डिजोल्व होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और मैं अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन को सपोर्ट करूँ, अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो ईजिली डिजोल्व हो जाएगा ना। समझा क्या, सोल्यूबिलिटी बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया ना, इजिली डिजोल्व हो गया। एक और क्वेश्चन सुना, एक और क्वेश्चन, Li2SO4.H2O, ये दिख रहा है, ये कंपाउंड Li2SO4 डॉट, याद रखो मैं जो बोल रहा है वो सब आंसर में है। मैंने क्या बताओ फर्स्ट केस में कौन सा कंपाउंड लिया था, KCl, पोटेशियम क्लोराइड ना। हाँ, अब कौन सा कंपाउंड ले रहे हैं, Li2SO4.H2O। इसको जब मैं पानी में, हाँ, लिथियम सल्फेट रहेगा .H2O, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं ना, ये .H2O पढ़ा रहेगा ना तुम्हारे 10th में, ठीक। तो अब हम लोग Li2SO4 यूज कर रहे हैं .H2O, इसको मैंने वाटर में डाला, बराबर, ढक्कन बंद किया, शेक किया, अब बॉटल ठंडा हो गया थोड़ा, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब जो भी टेम्परेचर बॉटल के पास था वो भी उसने नेचर में दे दिया। अब जब खुद का टेम्परेचर नेचर में दे देगा तो खुद तो ठंडा ही हो जाएगा ना। अरे जब नेचर में टेम्परेचर दिया, एनर्जी दिया, एनर्जी किसके फॉर्म में दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में देंगे, और जब खुद का हीट नेचर में दे दिया तो खुद तो ठंडा ही हो जाएगा। यही प्रिंसिपल तुम्हारा घर का रेफ्रिजरेटर काम करता है, वो यही प्रिंसिपल काम करता है ना, वो अंदर का जो भी हीट है वो निकाल देता है, अपने आप सब्सटेंस ठंडा हो जाता है। क्या पीछे रहता है ना वायर, ऐसा वायर देखा तुमने, हाँ, वहां से हीट निकल जाता है, एक बार हीट निकला तो अंदर बचा क्या, ठंडा हो जाएगा अपने आप, वो ठंडा, ऐसा कुछ नहीं कि ठंडा कर, ऐसा कुछ नहीं होता है, खाली हीट निकाल देता है, बस यही कंसेप्ट है।
हाँ, तो ये हम लोग क्या पढ़े थे, Li2SO4.H2O जैसे ही बॉटल में डाला, वाटर के साथ मिक्स किया, बॉटल शेक किया ढक्कन बंद करके, तो जो बॉटल है वो कूल हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया बराबर। अब बताओ कौन सा रिएक्शन है। हाँ, अब क्वेश्चन सुना आप, ये पहला केस हुआ। अब सुनो, पानी जैसा था, अब मैं हॉट वाटर यूज कर रहा है, गर्म पानी है, गर्म पानी बॉटल के अंदर है बराबर। क्या डाल दिया, Li2SO4.H2O ढक्कन बंद, शेक किया, बॉटल थोड़ा ठंडा हुआ। बताओ फर्स्ट वाले केस में सोल्यूबिलिटी ज्यादा था कि सेकंड वाले केस में? किस में? फर्स्ट में ज्यादा था कि सेकंड में रहेगा? कैसे बताओ? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हीट देते ना नेचर में, अरे जब हीट नेचर में देगा बॉटल का तो जाके डिसॉल्व होएगा। हीट इसको नेचर में देना है और मैं इसको एक्स्ट्रा हीट दे रहा है यहाँ पे, तो हम लोग उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना। अभी पहले सपोर्ट कर रहे थे, याद है क्या? पहले एंडोथर्मिक था, इसको भी हीट चाहिए था, मैंने भी हीट दे दिया, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गया। अब उसको हीट देना है और हम लोग उसको हीट दे दे रहे, उल्टा काम हो जा रहा है यहाँ पे। तो अभी अब बताओ सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हो गया? डिक्रीज हो गया। समझा पॉइंट क्या है? लेकिन ये जो बोल रहा हूँ ना, हर कंपाउंड के लिए ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, मतलब एंडोथर्मिसिटी बोलते हैं, एंडोथर्मिसिटी और एक्सोथर्मिसिटी। एंडोथर्मिसिटी एक्सोथर्मिसिटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारा सोल्यूबिलिटी के साथ। समझा? अभी तुमने डायरेक्ट बताया ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ सोल्यूबिलिटी बढ़ जाता है, पहला केस KCl वाला। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ सोल्यूबिलिटी कम हो गया ना, अरे ठंडा हुआ था ना, कम हो गया ना। समझा है ना? तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप मेरे पास नहीं है। रीजन क्या है पता है? रीजन दो कंपाउंड है, कहां गया, CaCl2, एक और है अमोनियम नाइट्रेट। चार कंपाउंड तुमको मैंने बताया, पहला KCl, सेकंड Li2SO4.H2O, थर्ड है CaCl2 और NH4NO3। ये दो चीज, ये जो पहला है ना, ये ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहला वाला जो है ये क्या है, एक्सोथर्मिक, मतलब बॉटल ठंडा हो जाएगा। NH4NO3 को ये कैसा रिएक्शन दिखाता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है, मतलब बॉटल गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों केस में टेम्परेचर बढ़ाता हूं ना, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाता है। ये तो उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना। क्या होना चाहिए था मालूम है? इसमें सोल्यूबिलिटी कम होना चाहिए था और इसका बढ़ना चाहिए था, बराबर। तो वही मैं बोल रहा हूं, हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, हर कंपाउंड इसको ओबे नहीं करता है। पहले क्लियर बता दो, समझा? समझ गया क्या है मतलब? समझा? फटाफट पढ़ते, पढ़ो। इफेक्ट समझा ना क्या है? समझा है? अगर मुझे टेम्परेचर का इफेक्ट कोई सोल्यूबिलिटी से पढ़ना है तो चेक करो, तुमको मालूम है इसमें मेन फैक्टर का इफेक्ट करता है सॉल्यूशन का एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब मालूम है? एंथैल्पी मतलब एनर्जी। हमारे केस में हीट के फॉर्म में वो एनर्जी रहेगा, H से डिनोट करते हैं एंथैल्पी को। तो कोई भी सब्सटेंस का अगर मुझे सोल्यूबिलिटी पढ़ना है, बराबर, मतलब कोई भी सब्सटेंस का सोल्यूबिलिटी को चेक करना है टेम्परेचर के फॉर्म में, टेम्परेचर को चेंज किया, सोल्यूबिलिटी, अरे इफेक्ट पड़ा ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बराबर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट सोल्यूबिलिटी पे कैसे होता है, तो तुमको वो किससे मालूम पड़ेगा? हमको सॉल्यूशन के एंथैल्पी से। किससे मालूम पड़ेगा? समझा पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। हाउ द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यही तो बताया ना मैं तुमको अभी, समझा? कोई भी सब्सटेंस का सोल्यूबिलिटी कैसे चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो किस पे डिपेंड करेगा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट याद है, KCl वाला पॉइंट। KCl वाला पॉइंट, KCl जब वाटर में ऐड किया कौन सा रिएक्शन होता है? और अगर मैंने सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सोल्यूबिलिटी बढ़ता है कि कम होता है? इंक्रीज होता है ना, वही पॉइंट है, पढ़ो। इफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द वाटर बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस देन, या फिर व्हेन द, देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस से डिसॉल्व हुआ है, बराबर। आगे टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी। एग्जांपल क्या है इसका? बताया था ना तुमको मैंने, मालूम है ना? अरे ये चीज समझा दी है, जस्ट पढ़ा है तुमने अभी। ये मालूम है Li2SO4 डॉट, उसमें क्या होता है मालूम है? क्या होता है बताओ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाओ तो सोल्यूबिलिटी कम। समझा ना? पढ़ो जरा पॉइंट पढ़ो। इफ द, यही पॉइंट है, यही पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट वही है, बराबर, एग्जैक्ट है, खाली सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द वाटर बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस when the temperature of the system is increased the solubility decreases, example Li2SO4.H2O, बराबर। समझा क्या है? एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है सोल्यूबिलिटी और एंडोथर्मिसिटी एक्सोथर्मिसिटी के ऊपर, क्योंकि दो कंपाउंड ऐसा है, एक एक्सोथर्मिक है एक एंडोथर्मिक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाता है,
समझा? तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, जैसा पढ़ा ये एग्जैक्टली सबके लिए नहीं है। इसके लिए एग्जांपल उधर बताया KCl और Li2SO4.H2O। पढ़ो जल्दी पढ़ो, आगे पढ़ो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड एक्सोथर्मिसिटी और एंडोथर्मिसिटी। एग्जांपल तुमको मालूम है, डिसोल्यूशन ऑफ CaCl2 एंड NH4 अमोनियम नाइट्रेट ना। हाँ, पहला वाला क्या था? एक्सोथर्मिक, सेकेंड। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओ, द सोल्युबिलिटी ऑफ दिस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो दोनों का सोल्युबिलिटी बढ़ जाता है। जबकि बढ़ना सिर्फ किसका चाहिए था? अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि वो एंडोथर्मिक है। और कम किसका होना चाहिए था? लेकिन कम नहीं हो, बढ़ गया अपने आप। समझा? तो कोई डायरेक्ट रिलेशन वाटर में करेंगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट पर। समझा? समझा क्या? बोलो। हाँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ बहुत ईजी है। देखो सिंपल एक चीज बताओ, अगर मुझे नमक को पानी में ऐड करना है, सॉल्ट को वाटर में ऐड करना है, ऊपर कितना भी प्रेशर डालो, तुमको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। रीजन बताता हूं क्या। देखो, सॉल्ट का स्टेट क्या है और डिजोल्व किस में कर रहे हैं? और लिक्विड, वो फर्क नहीं पड़ता, डिजोल्व तो लिक्विड में करेंगे ना। सॉलिड स्टेट क्या कंप्रेसिबल है? सॉलिड कंप्रेसिबल है क्या? नहीं ना, नहीं कंप्रेसिबल, तो उसमें इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। एक और चीज, नींबू पानी पिया है? हाँ, तो वो जो लेमन वाटर रहता है, वो जो लेमन वाला वाटर रहता है, लेमन को जैसे किया वाटर के अंदर, लेमन से जो वाटर निकला वो लिक्विड स्टेट, और जिसमें गया वो भी। तो क्या तुमको लगता है अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो वो लेमन वाटर का मतलब जो सोल्युबिलिटी वो बढ़ जाएगा? रीजन फिर से चेक करो। तुमको रीजन मिलेगा कंप्रेसिबिलिटी में। क्या लिक्विड कंप्रेस होता है? स्लाइटली कंप्रेसिबल है, इतना नहीं बड़ा, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर कंप्रेस। अरे पानी कंप्रेस होता है क्या? नहीं होता है ना। क्या एक ड्रम का पानी एक बोतल में भर के लेके आ सकते हैं क्या? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल ऐसा चीज़ है ना। पानी कंप्रेसिबल नहीं है, तो जो चीज़ कंप्रेसिबल नहीं है उस पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होने वाला। प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लेकिन एक बात जरा समझो, सोडा पिया है? सोडा पिया है, कोका कोला वगैरह सब पिया रहेगा। जैसे ढक्कन ओपन करते हैं क्या होता है? आता नहीं इफोवेसेंस, ऐसा गैस आता है ना। क्यों आता है गैस? रीजन है वो सोडा एक्चुअल में पानी ही है, खाली उसमें क्या डाल के रख दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड भर के रख दिया बस। अरे वो पानी ही है। थोड़ा देर ऐसा निकाल के ढक्कन निकाल के, उसका ढक्कन निकाल के रख दो, कार्बन डाइऑक्साइड गया ना, तुमको पानी का टेस्ट आएगा उसमें फिर, क्योंकि पानी ही है वो। बराबर ना? समझा? एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पे? उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से अंदर डाल दिया। गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ना, गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा? होता है प्रेशर का इफेक्ट। एक एग्जांपल सुन लो, पता नहीं तुमने किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले ऐसा करते थे, शायद अभी भी करते रहेंगे। जो सोडा रहता है ना, सोडा, उसका ढक्कन जैसे ढक्कन खोला तो पहले थोड़ा नमक डालते कोई कोई। कभी देख मालूम है? कभी तुमको मालूम है कुछ ऐसा? नमक डालते हैं, मालूम किया नहीं किया रहेगा तुमने, बहुत पहले करते थे ऐसा लोग ना। जैसे नमक डाले ना तो वो इफोवेसेंस ना जल्दी निकल जाता है सब। वो जो नमक डालेंगे ना, नमक, उससे इफोवेसेंस जल्दी निकल, मतलब गैस जो अंदर का ना जल्दी निकल जाता है। माल कभी सुना है कैसा? सुनो, मैं बता दिया। समझा? समझा क्या है? ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा रियलिटी में होता है, ऐसा होता है ऐसा। बराबर? तो क्यों होता है उसका रीजन सुनो। अच्छा, क्यों होता है सुनो। जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट सोल्यूबल सॉल्ट, हाँ, कौन सा सॉल्ट? नमक उसमें डिसॉल्व होता है ना। हाँ, सोल्यूबल सॉल्ट जैसे ही मैं कोई भी सॉल्यूशन में ऐड कर दूं जिसके अंदर गैस कंप्रेस करके भर के रखा हुआ है, उसका सोल्यूबिलिटी कम हो जाता है। एक्चुअल में एक चीज और आना चाहिए था, वो एक्चुअल में नीट में आएगा, उधर पढ़ाऊंगा अभी नहीं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद एक और इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट। वो हमारे सिलेबस में तो नहीं दिया बराबर। सोल्यूबल सॉल्ट जैसे ही हम लोग ने डाल दिया कोई सॉल्यूशन में तो वो उसका सोल्यूबिलिटी कम कर देता है। पॉइंट समझा? कैसे कम किया? अरे गैस निकल गया ना। अगर मैं उसमें नमक डालने के वजह से एटमॉस्फेयर से और गैस उसके अंदर चले जाए तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाए, लेकिन ऐसा होता है क्या? उल्टा होता है, अंदर का गैस भी निकल जाता है, तो सोल्यूबिलिटी। एक और ना नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखो, इफेक्ट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट भी आएगा। बराबर? सोल्यूबल सॉल्ट जैसे मैंने ऐड कर दिया सॉल्यूशन में, इट डिक्रीजेस द सोल्यूबिलिटी। समझा? चलो, वो हमारा पॉइंट है, हमारा पॉइंट यहाँ पे था। हाँ, मेरा पॉइंट है, सॉलिड को जब ऐड कर रहे सॉल्यूशन में क्या सोल्यूबिलिटी बढ़ता है? सॉरी, क्या प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है? क्या लिक्विड को मैं लिक्विड में ऐड कर रहा हूं तो क्या प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है? नहीं। क्या गैस को जब मैं लिक्विड में ऐड करूं तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है? पड़ता है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो गैस अंदर जाना ना, बंद करे ना, वो तो सॉल्ट डालेंगे तो बाहर आ जाएगा। बराबर? जब मैं ऊपर से प्रेशर डालूं, बराबर, तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा। बराबर? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर सिर्फ किसके लिए रहेगा? व्हेन गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। समझा? और प्रेशर बढ़ाओ, अपने आप तुम्हारा सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगा। पढ़ो पॉइंट, पढ़ो, समझ में आएगा। पढ़ो जरा, इजी है, बता दिया ऑलरेडी, पढ़ो। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, नहीं होता है ना, एंड लिक्विड। रीजन मालूम तुमको? बिकॉज दे आर
इनकम्प्रेसिबल कंप्रेस नहीं कर सकते ना, एज दे आर इनकम्प्रेसिबल बट प्रेशर इफेक्ट्स द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में करता है। कैसे करता है? प्रेशर बढ़ाओ सोल्युबिलिटी, अरे प्रेशर बढ़ा दिया और सोल्युबल होएगा ना, गैस अंदर जाएगा ना, बढ़ जाएगा। पढ़ो, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, बढ़ाया सोल्युबिलिटी बढ़ जाता है। समझा है? चलो एक पे न्यूमेरिकल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सोल्यूबल है बताओ? गैस तुम्हारा सोल्यूबल है ना इसमें लिक्विड के अंदर, और उसमें प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको स्पेसिफिक स्टडी करेंगे हम। हेनरीस लॉ, हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है, बराबर। हेनरी ने क्या देखा? इन्होंने सबसे पहले एक रिलेशन बनाया। किसके बीच में रिलेशन? सोल्यूबिलिटी और प्रेशर का। कितना प्रेशर लगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ा कि कम हुआ, वो सब, बराबर। हेनरीस लॉ, बराबर। हेनरीस लॉ इज द फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड द प्रेशर अबाउट द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या है? पहला लॉ किसने दिया? हेनरी, बराबर। इसके नाम को क्या नाम दिया है? हेनरीस लॉ। अच्छा, लॉ किसके बीच में? ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। कैसा है? कितना सोल्यूबिलिटी, नंबर ना, क्वांटिटी, प्रेशर भी क्वांटिटी के बीच में ना, कितना प्रेशर, कितने बार का प्रेशर, कितने एटीएम का प्रेशर, कितना मानो ना यूनिट होता है एटीएम ना प्रेशर का। हाँ, द फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ना, गैस क्या पढ़ रहे हैं हमसे? सॉलिड लिक्विड वो सब नहीं पढ़ा। द फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड द प्रेशर अबाउट द सॉल्यूशन वाज गिवन बाय हेनरी, बराबर। इसके लिए उसको नाम क्या दिया? हेनरीस लॉ। पहला पॉइंट पढ़ो, वही पॉइंट है, पढ़ो। हेनरीस लॉ इज द फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। याद रखो, ये प्रेशर वो प्रेशर है जो सॉल्यूशन के ऊपर से लग रहा है, मालूम है। और सोल्यूबिलिटी सिर्फ किसका है? गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड नहीं है, लिक्विड इन लिक्विड नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए लॉ नहीं है हेनरीस का लॉ। समझा है? आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। हेनरी ने वही बताया जो हमने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हमने क्या एक्सपीरियंस किया? ज्यादा प्रेशर ज्यादा सोल्यूबिलिटी। अरे जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओ गैस उतना ज्यादा सोल्यूबल होता है ना, वही। द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अबाउट द सॉल्यूशन, या फिर ओवर द सॉल्यूशन। तुम्हारे सिलेबस में ओवर द सॉल्यूशन लिखा है, मैंने अबाउट लिख दिया, एक ही मतलब है दोनों का। समझा पॉइंट क्या है? समझा है? अरे जितना तुम लोग प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगा, बराबर। पढ़ो सेकंड पॉइंट। It states that the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas above the solution or over the solution. Simple point है, समझा है? फॉर्मूला S क्या रिप्रेजेंट करता है? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। P क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेशर, बराबर। तो सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो स्टेटमेंट ही है। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं, इक्वल टू आता है, और क्या आता है? कांस्टेंट। इक्वल टू लिखा है, कांस्टेंट को KH नाम दिया। H क्यों लिया? इज्जत तो दो थोड़ा, ये है हेनरी ना, इसके नाम से भी तो कुछ होना चाहिए ना। अरे ओम्स लॉ में ओम आता है, हर साइंटिस्ट अपना कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेके आता है, बराबर ना। तो KH क्या है? KH है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी से आया ना कांस्टेंट, तो नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एक और नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं हेनरीस लॉ कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन से लॉ से आया? तो हेनरीस लॉ का। समझा पॉइंट क्या है? सिंपल है। इफ S इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड P इज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन और अबाउट द सॉल्यूशन, एंड KH तो वैसे बताने की जरूरत नहीं, KH फिर भी बोलो KH को क्या बोलते हैं? हेनरीस लॉ कांस्टेंट। देन S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, S इज इक्वल टू KH इनटू P, वेयर KH इज कॉल्ड एज हेनरीस लॉ कांस्टेंट। सिंपल है, समझा? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ये 3 तो समझो हो गया। हाँ, अगर समझो मुझे हेनरीस लॉ कांस्टेंट को डिफाइन करना है, देखो कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए मालूम है क्या करते हैं? उसको किसी से इक्वेट करते हैं। ऐसा बहुत बार किया मैंने, ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ। अगर समझो मैंने P का वैल्यू 1 ले लिया, हाँ एक बात और बताना चाहिए, S का यूनिट बताओ क्या था? S का यूनिट सोल्यूबिलिटी उधर लिखा हुआ है शायद ऊपर, S सोल्यूबिलिटी मोल पर लीटर या फिर मोल पर dm³। P बार में आएगा, BAR, प्रेशर का यूनिट बार भी होता है, बराबर। ATM भी होता है, मालूम है? और बोलो क्या होता है? पास्कल भी होता है, mm of Hg भी होता है। मैंने तुमको शायद कल के लेक्चर में सिखाया था mm of Hg को ATM कैसे बनाते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 760 mm of Hg पर ATM। तो m of Hg कैंसिल, पर ATM ऊपर गया तो ATM, मालूम है ना? सिंपल लॉजिक है। mm of Hg को अगर तुमको ATM में कन्वर्ट करना है तो जस्ट डिवाइडेड बाय 760, बराबर, ठीक है। तो हाँ, मुझे KH को डिफाइन करना है ना, KH को डिफाइन करना है, तो KH को डिफाइन करने के लिए मैं P का वैल्यू 1 लेता है। याद रखो P का यहाँ के लिए यूनिट बार है। यूनिट क्या है? बोलो P कितना रहेगा फिर? 1 बार। अगर मैं P का आंसर 1 बार ले लूं तो KH का आंसर किससे मैच हो जाएगा? S है ना। देखो KH इज इक्वल टू S। अरे इजी है, आना चाहिए तुम। ओ बाकी बता रहा हूँ अभी हुआ। अच्छा इसका KH का यूनिट, ठीक है। देखो
अगर तुमको वैसे मैंने KH का यहाँ पे यूनिट लिखा है, मुझे जरा यहाँ से KH का आंसर बताओ, बोलो KH का आंसर क्या रहेगा? S अपॉन, बोलो S का यूनिट मोल पर DM क्यूब, ठीक है, मोल पर DM क्यूब। P का यूनिट बार है, ऊपर गया तो (10⁻⁻1), सिंपल, समझा? ओके चलो। हाँ, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग KH को डिफाइन कर रहे थे ना। मैंने KH को डिफाइन करने के लिए किसका आंसर 1 बार ले लिया? P का आंसर, राइट है। इफ P इज इक्वल टू 1 बार, अगर मैंने P का आंसर 1 बार लिया तो KH डायरेक्टली किससे मैच हो जाता है? S से। पॉइंट सुनो, क्या बोलते हैं KH को? हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, राइट, इफ द प्रेशर अबाउट द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 बार। अपने मन से बनाओ डिफाइन, इजी है ना? बोलो, नहीं समझा है? बोल सकते हैं, बोलो जरा बताओ। हेनरीज लॉ कांस्टेंट ना is defined as the solubility of gas in liquid if the pressure above the solution or over the solution is 1 bar। सिंपल ना, हो गया। चलो ये भी पॉइंट पढ़ लिया हमने। आगे आते हैं। हेनरीज लॉ भी हर जगह पे वैलिड नहीं है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, माना ना तुमको, एक्सेप्शन से भरा हुआ चीज है ऐसा। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन तुमको मिलेगा। हेनरीज लॉ सब जगह नहीं लगता है। पहली बात बताओ, हेनरीज लॉ अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? जब मैं गैस को लिक्विड में ऐड किया, लेकिन हर गैस के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये भी सुन लो, गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं तो अप्लाई करते हैं, करेक्ट, राइट पॉइंट है, लेकिन हर गैस के लिए हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्या है वो? कौन से वो गैस जरा देख लो, दो गैस कौन सा देखो, अमोनिया और ये हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करता है। रीजन बताता हूँ। कोई जो भी गैस हेनरी लॉ को ओबे नहीं कर रहा है तो सिंपल सा एक लॉजिक समझो, वो वाटर के साथ रिएक्शन के कुछ नया बना देता है। वहां पे डिसॉल्व होना चाहिए था ना, कुछ नया बनाने का थोड़ी है क्या तुमको? जैसे ही कोई भी गैस अगर वाटर के साथ रिएक्शन करके कुछ नया चीज बना देता है तो वो हेनरीज लॉ को ओबे नहीं कर सकता है। समझा है? हेनरीज लॉ को कौन सा गैस ओबे कर सकता है? जो सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है, अंदर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए। समझो पॉइंट क्या है? पढ़ो पॉइंट पढ़ो। गैसेस लाइक ammonia and carbon dioxide do not obey Henry's law as they react with water। वाटर के साथ रिएक्शन दिखा देता है। क्या? हाँ, गैस तो उसके अंदर डालते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें? उसमें ही। हाँ, जरूरी थोड़ी है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं उसको, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं, माना ना तुमको, कार्बोनेटेड। रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करने के लिए हमारे पास बहुत सारा चीज है। अरे बहुत सारा चीज है जिससे हम इनहिबिटर, अरे बहुत सारा चीज है। तुम्हारा केमिस्ट्री ऐसा सब चीज से भरा हुआ है कि तुम लोग रिएक्शन को रोक भी सकते हैं, बराबर ना? तो ऐसा कुछ चीज ऐड किया है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट नहीं किया रहेगा। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ऐड किया है क्या? तभी तो रिएक्शन होएगा ना। समझा है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे क्या खाली तुमको मीठा नहीं लगता स्प्राइट? मीठा लगता है ना, तो कुछ तो एक्स्ट्रा सिर्फ ऐसा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऐड करके दे दिया तुमको? ऐसा थोड़ी। समझा ना कैसा लॉजिक है? बहुत सारी चीजें रहती है उसके अंदर, समझा? जो कार्बन डाइऑक्साइड का शायद रिएक्शन वाटर से प्रिवेंट करता रहेगा, नहीं तो फिर अलग बन जाता ना कुछ तो। हाँ चलो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करता है। रीजन बहुत सिंपल है। क्या रीजन? देखो, हाँ तुम लोग शायद ये सोच रहे हैं हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता है। हो सकता है पर कुछ करना। समझा? तुम लोग जो डाउट पूछे अभी कि वो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उसके अंदर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो वो गैस ऊपर आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि रिएक्ट नहीं करता। ये यहाँ पे क्या बोला हमने कि हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करता। एक पॉइंट समझो, हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता है। डिसॉल्व हो सकता है शायद। देखो एक बात बताओ, हेनरीज लॉ से किस चीज का इंफॉर्मेशन तुमको मिलता है? एस का ना। एस मतलब क्या? हेनरीज लॉ बताता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जो सोल्यूबिलिटी हेनरीज लॉ बताएगा सेम वही सोल्यूबिलिटी नहीं मिलेगा तुमको। यहाँ पे कुछ ज्यादा मिल जाएगा, कभी कम मिल जाएगा। समझा? इसको बोलते हैं कि हेनरीज लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। समझा है क्या है? हेनरीज लॉ इन्फॉर्मेशन किसका देता है? सोल्यूबिलिटी का। तो जो इन्फॉर्मेशन हेनरीज लॉ के हिसाब से सोल्यूबिलिटी से मिला है, क्या वही वहां पे मैच हो या क्या? शायद बड़ा ज्यादा रहेगा, बराबर ना? पढ़ो पॉइंट पढ़ो। गैसेस लाइक अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ एज दे रिएक्ट विद वाटर। अमोनिया अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम बना देगा और प्लस कौन सा आयन? OH माइनस आयन। मालूम है ना, इतना रिएक्शन तो आता है ना तुमको, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे किससे रिएक्ट करता है? H2O से, तो बन जाता है H2CO3, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो रिएक्शंस हो जा रहा है ना यहाँ पे। रीजन पढ़ो नीचे क्या है? बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है हायर सोल्यूबिलिटी देन एक्सपेक्टेड बाय। इसको बोलते हैं कि हेनरीज लॉ को ओबे नहीं किया। समझा ना क्या है? क्योंकि हेनरीज लॉ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो यहाँ पे वैलिड होना चाहिए था, लेकिन वैलिड नहीं है। इसका मतलब हेनरीज लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। डिसॉल्व तो होएगा ना, गैस तो
डिजॉल्व होता है लिक्विड के अंदर, मालूम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, समझा क्या। CO3 का नाम क्या है? देख लो नाम, तो ये तुम्हारा काम है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 10th में चीज़ें पढ़ा हुआ है, ये देख के आना। ये मैं बताएगा तो समझो ऐसा कि तुमको आना नहीं, ये तुम्हारा काम है, एक बार देख के आओ घर पे से बहुत, क्योंकि ये 10th में पढ़ा हुआ चीज़ है। H2CO3 10th में पढ़ा हुआ है तुमने, 10th में था ये चीज़, ठीक है। आओ न्यूमेरिकल में आओ, न्यूमेरिकल हेनरिस लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, और थोड़ा हमारा न्यूमेरिकल बाकी है, वेंट ऑफ फैक्टर वो भी कर लेंगे। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ईजी रहता है। हेनरिस लॉ का न्यूमेरिकल सबसे ईजी होता है, सबसे ईजी न्यूमेरिकल ये चैप्टर में तुमको हेनरिस लॉ ही मिलेगा। पढ़ो, हेनरिस लॉ आता है, हेनरिस लॉ समझा, S इज इक्वल टू KH इंटू P का यूनिट बार, S का यूनिट मोल पर लीटर या फिर मोल पर डीएम, KH का यूनिट भी याद रखो, मोल पर यूनिट बार, मतलब मोल पर यूनिट लीटर पर बार, मोल पर लीटर पर बार, समझा ना, एक ही बात। चलो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। Solubility of N2 gas in H2O at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार इज 6.85 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर ना, मोल पर लीटर। क्या दिया है तुमको, देखो अगर तुमको इंग्लिश नहीं भी आता है ना तो भी यूनिट देख के पहचान में आना चाहिए तुमको कि वो क्या चीज़ है, बराबर ना। तो मोल पर लीटर है, मतलब ये क्या है, सोल्यूबिलिटी है। तो बताओ, अब मैं गिवन वगैरह नहीं लिखता है, समझ जाओ जरा। क्या था, हाँ ये पढ़ा था ना हम लोग। सोल्यूबिलिटी तुमको दिया कितना है, 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। ये सोल्यूबिलिटी है किसका, नाइट्रोजन गैस का वाटर के अंदर, बराबर। बताओ एक बात बताओ, टेम्परेचर कोई यूज होता है क्या यहाँ पे, वो खाली कन्फ्यूजन के लिए, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ प्रेशर का यूज पड़ता है, प्रेशर कितना है, 1 बार का प्रेशर है, बराबर है। ये केस 1 है। नाइट्रोजन गैस को किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर। नाइट्रोजन गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, सोल्यूबिलिटी दिया है, प्रेशर भी दिया है। आगे बढ़ो, क्या बोला फाइंड करने, अब वो बहुत इजी निकाले, क्या S इज इक्वल टू KH इंटू P, तो KH कहाँ से क्या रहेगा, S/P निकाल देंगे ना, इजी है। सेकंड पढ़ो, मोलैरिटी, हमको मोलैरिटी से कुछ याद आ रहा है, सोल्यूबिलिटी को ही मोलैरिटी बोलते हैं, पढ़ाया ना स्टार्टिंग में, इसके लिए पहले क्लियर कर दिया था, सोल्यूबिलिटी ही क्या है, समझा। तो देखो न्यूमेरिकल करने से बहुत सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाता है, समझा, मतलब वो क्लियर 1 राइट बोला था, मतलब समझा ना। हाँ मतलब मुझे मोलैरिटी भी निकालना है, किसका मोलैरिटी निकालना है, एंड अभी भी N2 गैस है, डिजोल्व किसके अंदर कर, देखो वो अभी भी वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहा है, लेकिन पढ़ो आगे, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस इन एटमॉस्फेयर इज, प्रेशर चेंज कर दिया, प्रेशर पहले कितना था, अब कितना हो गया, और मोलैरिटी निकालने बोला है। मेरे को समझ में आता है, मोलैरिटी नहीं, हमको एक्चुअल में क्या पूछा, निकालना है S निकालना है। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि दो केस है यहाँ पे, बराबर, 2 केस है, डिजोल्व वही कर रहे हैं हम लोग, N2 को किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर ही डिजोल्व कर रहा है। तो केस 1 है, केस 2, केस 2 में तुमको सोल्यूबिलिटी निकालना है, मतलब S' ले लूँ, बराबर। प्रेशर तुमको दिया है, बोलो प्रेशर कितना है, 0.75 बार। एक बात बताओ, क्या ये वाले केस में, हाँ प्रेशर भी P', एक बात समझो, क्या केस 1 में मुझे बताओ किसको किस में डिसॉल्व कर रहा है, नाइट्रोजन को, केस 2 में किसको किस में डिसॉल्व, क्या KH का वैल्यू चेंज होएगा, इधर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो चेंज होएगा क्या, है नहीं। तो मैं यहाँ से KH का वैल्यू निकालूं, इधर डाल दो, मिल गया S, इजी है ना, इसका न्यूमेरिकल बहुत इजी है। फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, KH बोलो फॉर्मूला डायरेक्ट, S/P, S बोलो, 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर, P बोलो 1 बार, नीचे 1 का मतलब होता है कुछ नहीं ना, बार ऊपर गया, बार रेज़ टू -1 ना। बोलो KH का आंसर मिल गया तुमको, बोलो KH का आंसर कितना, 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर बार, बराबर ना। चलो इसका वैल्यू उठा के इधर डाल दूँ, बराबर, मिल जाएगा ना। तो बताओ अगर मुझे निकालना है S', बोलो क्या आएगा, KH इंटू P', KH कितना है, 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर बार, बराबर ना, इंटू P' 0.75 बार ना। कुछ कैंसिल हो रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार गया, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो, इसमें लॉग मत लगाना, मल्टीप्लाई करके बताओ, 6.85 इंटू 0.75, 6.85 इंटू 0.75, 5.1375, चेक करो ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 6.85 को अगर मल्टीप्लाई करो 0.75 से तो 5.1375 आता है, हाँ वो तो रहेगा, पहले ये देखो है 0.75, बराबर है, इंटू 10⁻, यूनिट बताओ, मोल पर लीटर ना, तो मोल पर लीटर, समझा, बोलो समझ गया ना। एक बार चेक भी करते हैं, टेक्स्ट बुक है तो चेक करो जरा, देखो आंसर राइट है क्या। सॉल्व एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल हेनरिस लॉ,
कितना आंसर आया हमको ऐसे? 5.138 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर, राइट है। नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर ध्यान दो, इधर देखो 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 देखो, नेक्स्ट कुछ पढ़ो। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मिथाइल ब्रोमाइड ना इज, हेनरीज लॉ कौन मतलब KH दिया है। और पढ़ो टेम्परेचर, जो फर्क नहीं पड़ता है फालतू, वो कुछ काम करनी है। आगे पढ़ो, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सोल्यूबिलिटी निकालने का है, P दिया है, एक प्रॉब्लम है, बोलो प्रॉब्लम क्या है? प्रेशर का यूनिट क्या है? mm ऑफ Hg। तो वो कन्वर्ट करेंगे ATM में। ATM चल जाएगा, बार रहेगा या तो ATM रहेगा, चल जाएगा ना, लेकिन mm ऑफ Hg मत रखो। करेंगे खुद से, कर लेंगे, बोलो तो। चलो थोड़ा बता देता, बाकी कर लेना। बोलो क्या निकालना है तुमको? S निकालने का है बराबर। KH तो तुम्हारे पास पहले से, बोलो KH क्या लूँ? 0.159 मोल पर लीटर पर बार ना। T का कोई मतलब नहीं है, हमको P दिया है, P कितना है? 130 mm ऑफ Hg। एक बात बताओ, अगर मुझे इसको ATM में कन्वर्ट करना है तो 130 को डिवाइड कर दूं 760 और बन गया ATM ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गया। या ऐसे ही रखो, डायरेक्ट पुट करने है, निकालना क्या है तुमको? S ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते। बोलो S, बोलो S क्या आएगा? फॉर्मूला बोलो, KH इंटू P। ईजी है ना, हेनरीज लॉ ईजी नहीं लग रहा है? बहुत ईजी है। बोलो KH किधर गया? KH 0.159 मोल पर लीटर पर बार। और क्या है? P है, अब बड़ा नंबर बोलो 130 बाय 17 लिख दूं? 13/17 और क्या दिया है? 76, ठीक है 13/76। हाँ 130 ना, 0 0 कैंसिल हो गया। ATM कैंसिल हो रहा है, ATM बार, ATM और किस में दिया हमको? बार में ना। एक मिनट, इसको जैसे हमने कन्वर्ट, कौन सा सेकंड क्वेश्चन है, तो एक और फैक्टर देख लो, बता देता हूं। अगर तुम्हारे पास ATM में आंसर आया है, तुमको ये याद है क्या कि mm ऑफ Hg को ATM में कैसे कन्वर्ट करते हैं? किससे डिवाइड करते हैं? एक और चीज समझो आज, अगर तुम्हारे पास ATM है और उसको बार में तुमको कन्वर्ट करना है तो तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 1.013 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल ना, 1.01, याद रखो सिंपल शॉर्टकट है। mm ऑफ Hg से ATM डिवाइड बाय 760, mm ऑफ Hg से बार नहीं सॉरी ATM से बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.01। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये ATM है ना, मुझे बार में चाहिए, तभी तो अरे केमिस्ट्री का ये तो स्पेशलिटी है, आंसर राइट होता है हमेशा अगर यूनिट प्रॉपर कैंसिलेशन हुआ तो, बराबर। बोलो देखो इसके लिए कर लिया, बोलो कितना था ये? मल्टीप्लाई कर लो जरा, इसको डिवाइड करो जरा 13/, एक मिनट रुक जाओ, अभी एक और चीज आएगा 0.159 ना, और यूनिट रहने देखते बाद में। ये 13/76 इंटू क्या बताया किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.013, तो ये ATM बन जाएगा बार, और बाकी यूनिट बताओ क्या मेरे पास? मोल पर लीटर पर बार ना। तो सब कैंसिल करते हैं, बार जाएगा, मोल पर लीटर यूनिट होता है ना सोल्यूबिलिटी का। चलो एक बार 13/76 बता दो फटाफट जल्दी, 13/76 बताओ। 17, ठीक है 10 ना, इंटू क्या? ये तीनों जरा मल्टीप्लाई करो, ये तीनों मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर में। आंसर आ रहा है सोल्यूबिलिटी का मोल पर लीटर 0.159 इंटू 0.171 इंटू 1.013, 1.013 तीनों मल्टीप्लाई करना। कर रहे हैं? बोलो बोलो, अरे बोलो तो। 0.02, बस 7 के बाद क्या है? 5, ठीक है तो 8 कर लेते हैं। राइट बताया ना, कुछ तो नहीं बताया ऐसा। S का आंसर 0, एक मिनट, इधर 0.2 में आंसर है, कुछ गलत बता रहे तुम लोग। तो 1.013 0. ये हाँ 7 उसके बाद, लेकिन प्रॉपर मल्टीप्लाई किए क्या? देखो एक तो KH दिया था ना हमको, KH का आंसर 0.159 राइट लिखा है। इसके बाद 0.171 है, और उसके बाद इंटू में 1.013 है, 1.013 राइट है। प्रॉपर मल्टीप्लाई करो जरा। वो ATM से बाहर में कन्वर्ट करने के टाइम करते हैं उसको। 0.159
इंटू 0.171, हाँ इंटू 0.171 इंटू 1.013, 0.2 में आंसर आना चाहिए। 0.0275, मतलब यहाँ शायद पीछे इधर मिस्टेक, ये बुक में मिस्टेक हो सकता है। 0.0275 ना, हाँ तो वही 8 ही हो गया था यहाँ पे, मतलब ये आंसर रॉन्ग दिया है। टेक्स्ट बुक का अगर तुम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, बस यहाँ पे ध्यान दो, तो एस का आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो है 0.271 ना, बराबर, लेकिन 0.028 है मोल पर लीटर, समझा। आ जाओ सोलिबिलिटी के मतलब इसके ऊपर सोलिबिलिटी पे लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर देख लेंगे जल्दी जल्दी। देखो ये देखो सब लोग यहाँ पे फटाफट पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। फिश जनरली नीड्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एटलीस्ट 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। फिश को पानी के अंदर रहने के लिए कम से कम कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है? राइट है, ऐसा ही होता है। 3.8 मिलीग्राम पर लीटर, एक लीटर में कम से कम 3.8 मिलीग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ही वो फिश अंदर जी सकता है, सर्वाइवल उसका हो सकता है, नहीं तो नहीं। बराबर। फॉर सर्वाइवल व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबाउट द H2O इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश। कुछ दिया है क्वेश्चन, पढ़ो जाके, गिवन सोलिबिलिटी दिया है तुमको। सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पार्शियल प्रेशर दिया, सब कुछ बहुत कुछ दिया तुमको। क्वेश्चन समझाया क्या पहले? फिर से एक बार रिपीट कर दो, सुनो। फिश जनरली नीड्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एटलीस्ट 3.8 मिलीग्राम पर लीटर, बराबर। फिश को पानी के अंदर रहने के लिए एक लीटर में कम से कम 3.8 मिलीग्राम को ऑक्सीजन चाहिए, ये दिया है। आगे सुनो, व्हाट पार्शियल प्रेशर, मतलब कितना प्रेशर चाहिए ऊपर से। अरे प्रेशर बहुत जरूरी होता है ऑक्सीजन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के लिए, इफेक्ट होता है ना प्रेशर का, वही पूछ रहा है। व्हाट पार्शियल प्रेशर, प्रेशर एक ही बात है। व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेशर मतलब ऊपर से लगता रहेगा प्रेशर, तभी तो अंदर डिसॉल्व हुआ ना वाटर के अंदर। व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबाउट द H2O इज नीडेड, मतलब तुमको पी निकालने का है। अरे S = KH × P होता है ना, तो तुमको पी निकालने का है। फॉर सर्वाइवल ऑफ फिश, फिश के सर्वाइवल के लिए पानी के अंदर 1 लीटर के पीछे कितना ऑक्सीजन चाहिए तुमको? 3.8 मिलीग्राम चाहिए। तुम्हारा क्वेश्चन कुछ अलग है, तुम्हारा क्वेश्चन है कि ऊपर से कितना प्रेशर रहेगा तो वो सर्वाइवल कर सकता है, पी तुमको निकालने का, बराबर। पी, और कुछ कंडीशन भी तुमको दिया है, सोल्युबिलिटी दिया है ना, ऑक्सीजन का सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर दिया है 1 atm पे इतना होता है। एक्चुअली में क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सुनो कैसा। फिश को ऑक्सीजन चाहिए वाटर के अंदर कितना चाहिए बताओ? 3.8 मिलीग्राम पर, इतना चाहिए उसको, इतना उसको चाहिए। ये कौन सा पैरामीटर कोई बता सकता है? मास पर लीटर। ये क्या है? एस दिख रहा है तुमको? एस का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर है क्या? मिलीग्राम पर लीटर है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल पर लीटर आता है ना, वो भी मोलारिटी तो सोल्युबिलिटी है, कोई पैरामीटर नहीं है, ये सब जस्ट दिया है, नहीं बता सकता ना पैरामीटर। क्या बताएंगे बताओ? मास पर लीटर कौन सा पैरामीटर है? डेंसिटी हो सकता है ना, डेंसिटी दिया है वहाँ पे। मास पर वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी एक्चुअली बराबर, डेंसिटी दिया है वो तुमको ऑक्सीजन का, ठीक है। हाँ, व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबाउट द वाटर इज नीडेड, मतलब तुमको पी निकालने का, ये कुछ तो दिया है मुझे, ये खाली इससे देखो। तुमको पता था कल का लास्ट वाला सम कैसे याद है? यूनिट से खेल रहे थे, याद है? हमारा आंसर प्रॉपर जो गए ना राइट था, बराबर वैसे ही था, अरे खाली थोड़ा बहुत नंबर वहाँ पे रॉन्ग हो गया था, ठीक है, वो मैंने कर दिया, वो देख लेना तुम घर पे। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ, 3.8 मिलीग्राम पर लीटर कुछ तो दिया है, मैं इसका यूज करेगा, बराबर। अब वो कैसे करेगा वो देखना। ये टाइम पे मुझे निकालना है प्रेशर ना, ये टाइम पे प्रेशर निकालना है, बराबर। कुछ कंडीशन कुछ चीज तुमको दिया है, तुमको बोला है कि सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन का दिया है, ऑक्सीजन का सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर कितना दिया है, ये एच डैश बोल देता हूँ मैं इसको, एच डैश बोल देता हूँ। तुमको निकालने का है पी ना, पी निकालने का ना, पी। हाँ नहीं, ये केस 1 ये केस 2 ना, मैं 2 केस लेके चल रहा हूँ। इसको एस समझो, इसको एच डैश, इसको डैश बस दो। एच डैश बोलो कितना दिया है? सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 atm प्रेशर दिया है। चलो बोलो पी डैश बोलो कितना है? 1 atm, बाहर में कन्वर्ट करने आएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.013 ना। हाँ, पी डैश दिया है 1 atm पार्शियल प्रेशर इज, ये बताओ ये क्या है? यही तो है मोल पर लीटर सोल्युबिलिटी, 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, बराबर। एक है तुम्हारे पास, एक बात बताओ, क्या ये केस में तुम लोग ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं? बोलो ना। हाँ, क्या ये भी केस में ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व है? क्या सेम रहेगा दोनों का? बन गया ना केम। इधर से केच निकालो, इधर पुट करो, तुमको क्या मिल जाएगा? पी, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए था? एस। एस निकालता ना, देखो बनाता हूँ मैं एस, देखो कैसे।
तो यहाँ से केस निकालने का ना, देखो एस चलो बना देता मैं, इधर बना देता है एस। ये तो समझो ये तुम्हारा पूरा केस 1 है, केस 1, ये केस 1 है और ये केस 2 है यहाँ पे। देखो केस 2 से तुमको क्या निकालने का बताओ, के एच निकालो, के एच बोलो, के एच का फॉर्मूला क्या रहेगा, के एच डैश लिखूँ क्या, के एच डैश लिखूँ, के एच डैश लिखूँ, नहीं दोनों जगह पे के एच सेम सेम होता है, इसके लिए बोलो एच डैश बाय पी डैश, डायरेक्ट बताओ आंसर 2.2 इंटू 10⁻³ ना, 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर एटीएम आया ना, लेकिन हमको तो बाहर चाहिए ना। अच्छा क्या इधर की एच का उठा के इधर वैसे भी पुट्टी करना है ना, एटीएम को बाहर बाद में भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो कर देंगे, चलो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये के एच है बराबर, के एच मैं इधर तब पुट करूँ पी निकालने के लिए, पहले एस तो बनाओ ना, पहले एस बन, देखो एस कैसे बनेगा, देखो बनाता हूँ तुमको। 3.8 मिलीग्राम है, मिली हटाओ 10⁻³ ग्राम पर लीटर। देखो यूनिट से हम लोग अलग अलग पैरामीटर बना सकते हैं। देखो मैं ना, ये तुमको लग रहा है कोई भी एंगल से सोल्यूबिलिटी है, मैं इसको सोल्यूबिलिटी बना सकता है। देखो कैसे, सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल का यूनिट क्या होता है, देखो एक मिनट, सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या बताया, पर लीटर है क्या, नहीं है। अगर मैं वो ग्राम को मोल बना दूं तो हो जाएगा ना। अब सुनो बनाते कैसे, देखो मोल का यूनिट बताओ, मोल का फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास बाय मास का यूनिट, अरे ग्राम ना, ये केस में ग्राम अपन मोलर मास, ग्राम पर मोल, ग्राम है ना मेरे पास, ग्राम है, ग्राम के नीचे क्या चाहिए, ग्राम पर मोल। नहीं समझ आ रहा है, अगर मैं ये पैरामीटर को ग्राम पर मोल से डिवाइड कर दूं ना, तो ये बन गया मेरा सोल्यूबिलिटी। नहीं दिमाग नहीं समझा कि नहीं समझा, बोलो। अरे यूनिट को कन्वर्ट करके हम लोग कोई भी पैरामीटर बना सकते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा है, ये ग्राम है, मुझे इसको बनाने का है मोल। मुझे मालूम है कि ग्राम को मोल कैसे बनाया जाता है, ग्राम मतलब मास है, मास को अगर मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, मास अपन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, मुझे मोल ही चाहिए ना ऊपर। तो सिंपल लॉजिक है, अगर मैं ये चीज को डिवाइड कर दूं किससे, मतलब मोलर मास से, बराबर ना। किसका मोलर मास, वाटर का मोलर मास कि ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन M2 लेते ना, मालूम है ना तुमको। हाँ तो मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, मोलर मास ऑफ, बताओ ना ओरली बताओ कितना होता है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, O2 कितना होता है, O2 32 ना, 16 होता है ना एक। हाँ तो मैं इसको डिवाइड कर दिया 32 से, तो बन गया मोल पर लीटर। दिमाग चलाओ थोड़ा, समझा। हाँ तो ये मेरे पास यहाँ पे 3.8 है इंटू 10⁻³ है अपॉन 32 में कर देता है ग्राम पर लीटर। बोलो क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर ना। तो ये किसका आंसर बताओ, ये एस का आंसर ना, रहने दो ऐसे। यस बोलो, सिंस एस का फॉर्म बताओ क्या रहेगा, एस इज इक्वल टू KH इंटू पी। नहीं समझा, बैलेंस हो गया ना। देखो ना इधर क्या था, ग्राम था ना, इधर 32 का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, ग्राम कैंसल, मोल ऊपर चले गया, मोल पर लीटर। हाँ कर सकते हैं, सोल्यूबिलिटी कर सकते हैं, ऐसा चेंज कर सकते हैं। इधर दोनों जगह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअल में दोनों जगह पे कर रहा है, मैं एक जगह नंबर में चेंज कर रहा है, एक जगह यूनिट में हो रहा है ना चेंज। एक्चुअल में दो जगह पे कर, ऐसा कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं, अच्छा चलता है। पैरामीटर को चेंज किया जा सकता है केमिस्ट्री में, समझा। अरे कल भी तो मैंने किया था ना, कल मैंने मोलारिटी को डिवाइड कर दिया मोलालिटी से और मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो मुझे मिल गया था मास ऑफ सॉल्वेंट। याद है कल, अरे कल ही तो किया था ना, W1 यहाँ पे निकाला था मैंने। पैरामीटर्स को जब नहीं समझ में आ रहा है वो क्या है, मालूम था कि तुमको वो क्या है, नहीं ना, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। S इक्वल टू KH इंटू पी चाहिए ना तुमको, बोलो P का फॉर्मूला S बाय KH, S है, रहने दो, बोलो कितना है 3.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 32, ये S ना, KH बताओ 2.2 ना इंटू 10⁻³ ओ समझ जाओ। P का यूनिट बोलो किस में आएगा, ATM में आएगा ना, ऊपर जाएगा तो लिख देते। बताओ S का बताओ यूनिट क्या था, S का यूनिट कहाँ गया, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसका यूनिट बताओ, मोल पर लीटर, और ATM भी है ना, पर ATM है, ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर गया, 10⁻³ गया। जरा ये दो डिवाइड, ये दो मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 2.2 करो जल्दी फटाफट, 3.8 है, 32 इंटू 2.2 70.04 शायद, 04 ना, 4 है, 70.4। और हमारे पास ऊपर ATM है ना, एक मिनट किस में दिया था हमको प्रेशर, ATM में तो दिया है ना, तो मैं क्यों बार में कन्वर्ट करूँ, ATM में तो ATM में रखेंगे। डिवाइड करो इसको, डिवाइड करो 0.05
0.056 ATM ना, 539 मतलब 54 चलेगा। ये जो है इतना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ऊपर होना चाहिए सॉल्यूशन के ऊपर, तो जाके तुम्हारा अंदर वो वाटर के अंदर जो फिश है वो जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा वो। समझा? समझा कैसे किया है? बोलो, समझ गए? वो तो ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, इतना प्रेशर रहेगा तो ये दिख रहा है, इतना अमाउंट का तुम्हारा जो भी रहेगा ऑक्सीजन वो डिजोल्व हो सकता है 1 लीटर के अंदर। समझा? मिनिमम बोला है ना। फिश को ज़्यादा ऑक्सीजन मिला तो क्या प्रॉब्लम है उसको? तुमको प्रॉब्लम है क्या? मिलने दो ना, बराबर ना। समझा ना कैसा है? अरे ज़्यादा ऑक्सीजन से कुछ नहीं होता है, कम रहेगा तो मर जाएगा ना, बराबर ना। समझा कैसा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा किसका प्रॉब्लम खत्म होता है? याद है सब कुछ क्या क्या पढ़ा है आज? जरा देखते हैं, बताओ। सबसे पहले हमने देखा सोल्यूबिलिटी क्या रहता है ना, ये है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी इजीली डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, बराबर। फिर देखा कि सोल्यूबिलिटी और कुछ नहीं है, मोलारिटी ही है, बराबर। फिर देखा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो चीज याद रखा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा सिमिलर तो भी डिसॉल्व हो जाता है। फिर देखा इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है टेंपरेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है टेंपरेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बराबर, क्योंकि CaCl2 और हमारे पास दूसरा क्या है अमोनियम नाइट्रेट, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। पहला एक्सोथर्मिक दूसरा एंडोथर्मिक, टेंपरेचर बढ़ाया दोनों में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। समझा? फिर पढ़े इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का सॉलिड रहने दो लिक्विड रहने दो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कुछ काम नहीं करना है, लेकिन गैस लिक्विड में रहेगा तो काम करेगा, राइट है। और इसके बाद एक और रहेगा इफेक्ट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, एडिंग सोल्यूबल सॉल्ट क्या करता है? डिक्रीजेस द सोल्यूबिलिटी, बराबर। चलो फिर पढ़ा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ वाज द फर्स्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर ना, बराबर। फॉर्मूला तुमको याद रखेगा, S = KH × P, KH का नाम हेनरीज लॉ कांस्टेंट, S का यूनिट मोल पर लीटर या फिर मोल पर DM³, P का यूनिट बार, याद आए। MM/Hg को अगर मुझे ATM में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 760, बराबर। अगर मुझे ATM को बार में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1.013 तो बन जाएगा बार, बराबर। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हाँ, एक्सेप्शन कुछ तो पढ़ा, बराबर। अमोनिया को अगर वाटर में डाला तो बन जाता है अमोनियम आयन, वो नहीं दिखाता ना हेनरीज लॉ। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में ऐड किया तो वो भी नहीं दिखाता है, बराबर। रीजन क्या था कि जो हमको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मिलता है वो हेनरीज लॉ के सॉल्युबिलिटी से मैच नहीं होता, इसके लिए। समझा? न्यूमेरिकल तुमको याद ही रहेगा कैसे कैसे क्या, बराबर। सो इजी न्यूमेरिकल है ना। अगर तुम लोगों ने कंपाउंड चेंज नहीं किया है, सोल्यूट सॉल्वेंट चेंज नहीं है, तो क्या KH का वैल्यू चेंज होता है? अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज किया तो भी, कल भी पहले भी देखा था ना कि ये फ्रीजिंग पॉइंट में सिखाया था ना तुमको, कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज किया तो भी नहीं होता है। समझा क्या सीखा? ठीक।